एक्सक्यूज मी सर। यस दिव्यम। सर मेरे को पिछले चैप्टर से एक डाउट है, तो सॉल्यूशन वाले से। जी बताइए। सर आप एक बार वैंट ऑफ फैक्टर फिर से बता देंगे? हाँ क्यों नहीं। वैंट ऑफ फैक्टर बेसिकली क्या होता है आपका, कि उसमें मैंने लिखवाया था आफ्टर डिसोसिएशन जो मोल्स होंगे, ठीक है, अपॉन इनिशियल डिसोसिएशन, उसमें जहां मैं लिखवाया हूँ वो चीजें आपने पढ़ा दोबारा। यस सर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl जो होगा वो किस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा I इज इक्वल टू होता है आफ्टर डिसोसिएशन, तो Na प्लस का एक मोल और Cl माइनस का एक मोल, दो मोल हो गया, तो टू अपॉन, और इनिशियली NaCl का एक मोल था तो वन, तो टू अपॉन वन, ये जो हो जाएगा टू, वो वेंट ऑफ फैक्टर होगा। ठीक है। ओके। सबसे पूछ मतलब लो। पूरा वैंट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन पे चल रहा है कि कितने मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं और कितने डिसोसिएट। हाँ वो एसोसिएशन डिसोसिएशन, फिर मैंने अब नॉर्मल मोलर मास और मोलर मास के टर्म में भी आई को डिफाइन किया, आई का वैल्यू लिखा। यस सर। आई के बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे ना। यस सर, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। हाँ तो वो सारे के सबके टर्म में जो सबसे फेमस होता है वही एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला। और मैंने ये भी बताया था कि एसोसिएशन में हमेशा आपका आई का वैल्यू लेस देन वन होगा और डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है। यस। चलिए, अब देखिए अपने पास जो आता है दिव्यम, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आ जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो यहाँ पे एक आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था। ठीक है, बहुत आसान है यहाँ पे। देखिए तो सबसे पहले हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए, रेट कांस्टेंट, तो बेसिकली यहाँ पे आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, उसी इक्वेशन को हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। कि अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू नियरली डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियरली डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एक्सपेरिमेंट ये देखा गया, बाई एक्सपेरिमेंट it has found that for a chemical reaction, it has found that for a chemical reaction with rise in temperature, with rise in, with rise in temperature by 10 degrees centigrade, the rate constant becomes nearly double। तो आपने खुद ही देखा यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, कि एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि आपका एक केमिकल रिएक्शन के लिए अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो डबल हो जाता है। ठीक है, एक मिनट इससे
दिव्यम, ये लिख यस लिया सर। आपने? ये आपने लिख लिया? यस। चलिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करेंगे आप, तो जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए स्लाइड चेंज यस करूं। सर। यस। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आर्हेनियस ने एक इक्वेशन देके निकालने को दे दी है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन बाय आर्हेनियस, यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें, बाय आर्हेनियस इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दिया कि k इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, माइनस ई ए अपॉन में आर टी। यहाँ पे जो के है आपको पता है कि रेट कांस्टेंट है, ये जो है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है। क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। और ये जो है आपका वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस कांस्टेंट है। और टी जो है आपका टेम्परेचर है, टी जो है आपका क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, और जो के है आपका वो क्या है? रेट कांस्टेंट है। के जो है आपका क्या है? रेट कांस्टेंट। रैंक लिख दिया गलती से मैं। ये जो के है वो क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। हो गया? यस। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत आसान है। इस पे एक फॉर्मूला हम थोड़ी देर बाद डिराइव करेंगे, तो पता चलेगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है जैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन कैसे है, एक एग्जांपल लेते हैं, H2 + I2 विल गिव H2HI, यही देता है ना। अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम देखते हैं। तो H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H और H, और प्लस में I2 के बदले में ऐसे लिख सकता हूँ I और I, ये दोनों मिला के H H। ठीक है, ये पहले इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है आपका? इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये इंटरमीडिएट उसके बाद आपका देता है HI, और प्लस में HI देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्म सर ये आता हर है। केमिकल इक्वेशन के साथ होता है? देखिए इंटरमीडिएट बहुत कम टाइम के लिए बनता है, लेकिन बनता है। ठीक है, किसी किसी में मतलब ये फास्ट होता है काफी। एक्चुअल में अभी आपको समझ में आएगा ये होता कैसे। जाहिर सी बात है कि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो तो बॉन्ड नया, अगर कोई चीज बना है, मान लीजिए H2 + H2 आपने मिलाया, तो H और आई के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद ही तो HI के बीच में बॉन्ड बनेगा। यस। दिव्यम, यस सर। कह रहा हूं मैं कि H और H के बीच में पहले बॉन्ड टूटेगा, तभी तो HI का बॉन्ड बनेगा। यस सर। तो वो जो टूटता है ना, टूटते टाइम को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर इंटरमीडिएट। तो एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे एक नया टर्म आता है जो अभी थोड़ी देर में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड
the energy required to form intermediate to form intermediate called activated complex is known as एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को बेसिकली हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई और सब्सक्रिप्ट में नीचे आ जाएगा ए। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे पूरा मैं लिखना ये छूट गया है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डेफिनेशन ये है अपने पास कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि रिएक्टेंट से यहां तक पहुंचाने में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। श्रेन यस सर। आप इतना लेट क्यों है बेटा? स्कूल का काम था। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं दोबारा अभी थोड़ी देर में आपको स्लाइड पीछे करके दिव्यम तो ध्यान दीजिए, इस रिएक्टेंट से इस बीच वाले में आने का, जिसको जिसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट कहते हैं। इन दोनों में मतलब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक आने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और जैसे इंटरमीडिएट बना उसके बाद प्रोडक्ट तो बन, तो इसे लिख लीजिए आप। हो गया दिव्यम? यस चलिए दिव्यम थोड़ी देर होल्ड करिए। श्रीन लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ लाइफ वगैरह क्लियर कर लिया था, यस सर। ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब हाँ आवाज आ रही थी, अभी अनम्यूट करिए जरा, मैं मुझसे गलती से हो गया म्यूट। बाई हाँ देखिए इधर देखिए, आज का जो टॉपिक था श्रीन अपना, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा था उसके बाद आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करते हैं हम लोग, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रेट कांस्टेंट जो के था उस पे कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो बाई एक्सपेरिमेंट ये हमें पता चलता है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे ना, तो जो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू जो होता है ना, नियरली डबल हो जाता है। तो ये तो अप्रोक्सीमेशन में बात हो रहा है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया हमने तो ये लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। इससे लिख लीजिए पहले। लिखिए आपने श्रेन? यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है, एक आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है। टेम्परेचर और के के बीच में एक रिलेशन दिया, इन्होंने एक इक्वेशन दिया, के इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ए जो है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई ए जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और के जो है वो रेट कांस्टेंट है। ये क्या है? रेट कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। यस सर। चलिए चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि H2 प्लस I2 विल गिव 2HI, ठीक है। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन होता कैसे है, H2 को HH लिख दिया,
I2 को II लिख दिया, विल गिव HH, और II ऐसे दे दिए, तो HI प्लस HI दे दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI। तो ये जो बीच में बनता है ना आपका, ठीक है, ये जो बीच में बेसिकली बनता है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं दोबारा लिख दूं इसलिए कॉम्प्लेक्स। मैंने मिटाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है, जो बीच में बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट के बाद आपका यस क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली रिएक्टेंट से, ठीक है, दिव्यम आप भी सुन रहे हैं ना, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक पहुंचने में जितना एनर्जी लगे, या रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक पहुंचाने में जितना एनर्जी लगे, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी है उसके पास उतना कि वहां तक पहुंच जाए, तो उसके बाद वो खुद ही आगे प्रोसीड कर लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे जो कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। स्लाइड चेंज करो। यस सर। तो चलिए अपने पास आता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लिखवा दिया था मैं, अब यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये ग्राफ है अपना, बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का है, ठीक है। ये जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये वही चीज है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने वाली। तो यहाँ पे जो ये ठीक है, एक चीज हम जनरल बात करें ऐसे, तो ये जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसका रिएक्टेंट जो है बेसिकली H2 प्लस I2 की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी, और जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है वो कम स्टेबल होता है। और जबकि प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, प्रोडक्ट जो कि यहाँ 2HI बन चुका है, फॉर एन एग्जाम्पल 2HI बन चुका है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है, यानी ये जो प्रोडक्ट है स्टेबल आपका, है। वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है ना। यस सर। अब हम बात करते हैं कि ये चीज क्या है। ये जो है हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी मैक्सिमम जिसके पास एनर्जी है, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी है यानी लोएस्ट स्टेबिलिटी है, यही होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से इधर फटाक से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एनर्जी गैप को, जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से लेकर रिएक्टेंट के बीच के गैप को, ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो यही होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी यही होता है। क्लियर है यस सर। दिव्यम? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राफ जो प्लॉट करते हैं हम लोग, वो आता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना, तो देखिए जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो KTG फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री में आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा। तो वहाँ जो वेलोसिटी होते हैं ना, बेसिकली वो आपके 3 टाइप के वेलोसिटी दिया होता है। रूट स्क्वायर मीन स्पीड, ठीक है, रूट स्क्वायर मीन स्पीड आ जाता है आपका RMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सॉरी। और उसके बाद आ जाता है एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से मूव करते हैं उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहाँ पे एक्चुअल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है कि नहीं इस काइनेटिक एनर्जी से मूव करने वाले, तो इसको क्या देते हैं? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। दोनों ग्राफ प्लॉट कर लीजिए आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इन द सेकंड ग्राफ जो लाइन है, जब ग्राफ एंड हो रहा है
तब सर जो लाइन है वो 0 पर मैच कर रही है, ग्राफ 0 पर वापस आ रहा है या उससे थोड़ा हायर है? नहीं नहीं, वो पैरेलल ही चला जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने पूरा ऐसे किया है ना, ऐसे धीरे धीरे ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हो गया। हो गया। यस सर हो गया। दिव्यम, चलिए यस सर। स्लाइड चेंज करते हैं अपन और एक और ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है आपका, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ जो ग्राफ दे रखा है आपका, दो तरीके का दे रखा है। एक तो, एक मिनट, यहाँ पे जो है अपने पास क्या क्या है, एक ऐसे ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ये टी टेम्परेचर पे। और एक जो ग्राफ है ऐसे जा रहा है, जो कि T+10 टेम्परेचर पे है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मेरे ना फोन में बैटरी कम है तो मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर दिव्यम, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, कि एक ये वाला ग्राफ T+10 से जा रहा है ऐसे, और एक ये कैसे जा रहा है, टी टेम्परेचर पे जा रहा है। और ये जो ग्राफ है आपका, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या अपने पास, ऐसे मैंने किया और इसको ग्रीन पार्ट से कर दिया, पूरा शेड कर दिया ग्रीन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या शो करता है, दिस पार्ट या दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टी, रिएक्टिंग एट टेम्परेचर टी पे रिएक्ट कर रहा है। और वहीं जब बात करते हैं इसके ऊपर वाला एरिया का, जिसको मैं ब्लू पार्ट से कर रहा हूँ, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया हुआ है। तो ये वाला एरिया जो होता है, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट T+10, टेम्परेचर T+10 पे अगर रिएक्ट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है बेसिकली, इसकी बात करते हैं। ये दोनों जहाँ रहता है, ये होता है आपका यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जहाँ दोनों मिलता है इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये वाला ग्राफ भी आप लोग प्लॉट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। जी, तो ये वाला एक बार फिर से बता देंगे ग्राफ?
जी क्या देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है यही वाला ग्राफ है जो हमने किया है। इसमें फर्क इतना है, एक टेम्परेचर टी पे किया, दूसरा T+10 पे किया। तो T+10 वाला ग्राफ जो है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, और टी वाला ग्राफ जो है ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो जा रहा है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बेसिकली, ठीक है, जिसको मैंने अभी अभी बेकार कर दिया, ग्रीन वाला जो पार्ट है अभी मैं दोबारा शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है आपका, ये शो क्या कर रहा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो टेम्परेचर टी पे रिएक्ट कर रहे हैं। और जो ये ब्लू वाला पार्ट है आपका, तो ब्लू वाला पार्ट ये शो कर रहा है, जैसे ऊपर से आया, वो टेम्परेचर टी पे, सॉरी T+10 पे जो रिएक्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। बस ये इसमें यही बताया। और दोनों का जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा जहां दोनों मिलेंगे। जैसे ये मिलके यहाँ ये आया है, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें बस यही बताया कि टेम्परेचर टी पे ऐसे इतना ये वाला एरिया रिएक्ट कर रहा है, और T+10 पे ये वाला एरिया रिएक्ट कर रहा है। सर ये दोनों ग्राफ एंड में आके मिल जाएंगे, मतलब टी एंड T+10 के जो पैराबोलाज और लास्ट में आके मिल जाएंगे? नहीं नहीं, ये एक्चुअल में अलग अलग कलर से बनाया हूं ना मैं। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे चला जाएगा ब्लू वाला, और फिर ये ग्रीन वाला, तो हाँ दोनों जाके खत्म ही हो जाएंगे इधर एक तरीके यस से। सर। एकदम पतला सा बना रह जाएगा। एनसीईआरटी में देखिएगा वो जाके मिल ही जाएंगे एक तरीके से इनफाइनाइट पे। ठीक है श्रेन, यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करो। कर दो सर। सर 1 सेकंड सर। ओके, यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको मिला था आर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जैसे लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन के। ठीक है, और ये जो चीजें पावर में है वो आ जाएंगे नीचे, वो आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी, और प्लस में आ जाएगा एल एन ए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन गया, आर्हेनियस इक्वेशन से ही एक इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे अगर एक ग्राफ प्लॉट करने को देता है, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ प्लॉट करने को देता है एल एन के वर्सेस 1/टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ पे खुद देखिए एल एन के यहाँ पे है, और ई ए अपॉन आर को अगर बाहर ले ले हम लोग माइनस में, ठीक है, तो ये टी हो जाएगा प्लस एल एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि ये क्या है, वाई पे है, ये पूरा एम हो जाएगा, और माइनस का है, और ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 1/t है, 1/t यहाँ पे है 1/t। और 1/t का मतलब क्या है, पूरा 1/t किस पे आएगा, x पे आएगा, प्लस एल एन ए आएगा, यहाँ पे माइनस था, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो यानी ये जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन डाउनवर्ड आएगा नेगेटिव साइन की वजह से। और यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक एल एन ए होगा, क्या होगा, ये सब इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। एम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई ए अपॉन आर हो जाएगा। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? दिव्यम
1 सेकंड सर। सर आपने ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर प्लस 1/t लिखा है। माइनस ई ए बाई आर प्लस 1/t नहीं, ये वाला कह रहे हैं आप? यस सर। ये 1/t मल्टीप्लाई में है, उसके बाद प्लस यस सर, वो ln a। 1/t है। ओके ओके। हाँ 1/t है। हो गया? हेलो, यस सर। हो गया? यस सर। श्रेन आपका? हो गया सर। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास एक चीज आया, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में आर टी प्लस में ln a आया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, कि एट टेम्परेचर T1, एट T1, ठीक है, टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, हमने सपोज कर लिया k का जो वैल्यू है वो K1 है, एंड एट T2, टेम्परेचर T2 पे जो k का वैल्यू है वो क्या है, K2 है। ठीक है, तो K1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा ln K1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन आर T1 आ जाएगा और प्लस में ln a रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे K2 के कोरेस्पॉन्डिंग ln K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, आर T2 आ जाएगा और प्लस में ln a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इसका इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में 2-1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2-1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला हम कर देंगे ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू आएगा माइनस ई ए अपॉन में आर T2। ठीक है, और प्लस में ln a था, इसको माइनस करना है पहले वाले से, यानी यहाँ आएगा आपका माइनस ई ए अपॉन आर T1 और प्लस में ln a हो जाएगा। ठीक है, दोनों को आप ओपन करके लिखेंगे तो माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस में ln a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन में आर T1। ठीक है, और माइनस में ln a हो जाएगा। ठीक है, और log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन log a अपॉन b हो जाएगा। दूसरी बात कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव वाला है तो इसको पहले लिख देता हूँ ई ए अपॉन आर T1, और ये नेगेटिव वाला है तो माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, आर T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ln K2 अपॉन में K1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया अपने को। ठीक है, अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ई ए अपॉन आर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन को आर को कॉमन ले हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2 बचेगा। 1/T2। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, ई ए अपॉन आर, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे T1 T2, तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ln K2 अपॉन K1। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया अपने पास ln K2, ये कंप्लीट फॉर्मूला। अब इसको लॉग में भी चेंज कर सकते हैं, तो हमें पता है कि 2.303, ठीक है, और ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
ई ए अपॉन में आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अपने पास क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2.303 आर, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एक्सक्यूज मी क्लियर है सर। जी दिव्यम? सर एग्जाम में हमें लॉग की वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस में दी होगी या बस लॉग का करके छोड़ देंगे, मतलब लॉग में छोड़ हाँ, देंगे? एक्चुअल में वैल्यू वैल्यू गिवन होगी। फिर चैप्टर खत्म होने से पहले मैं कुछ लॉग बताना, लॉग टेबल से सिखा दूंगा आपको भी कैसे निकालते हैं। बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले तो आपको आते होंगे। जैसे मान लीजिए अगर log 100 टू द बेस 10 दे रहा हूँ, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग? ये बताइए पहले, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले ये लिख लीजिए। यहाँ तक कर लिया था आपने, यहाँ से मैंने शुरू करवाया, तो ये लिखना शुरू करिए और बताइए, तो स्लाइड चेंज करते जाऊंगा। हो गया श्रीन, आपने लिखा ये? कर रही हूँ सर। ओके। हो गया सर। चलिए ठीक है दिव्यम, यस सर। जल्दी जल्दी लिखिए, ये सब आसान है। हो गया सर। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट स्लाइड वाला करिए ये। तो इस फॉर्मूले से K1 और K2 में रिलेशन आ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, या फिर हम सीख लेंगे कैसे हम निकालते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लिख लिया ये भी आप लोगों यस ने? सर। नहीं सर। लिखिए।
दिव्यम। यस सर। हो गया। सर एक सेकंड सर, होने वाला है। सर मेरा हो गया। श्रेन आपका? यस सर, हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ देखिए, अगर मैं श्रेन ये पूछूं कि log 100 टू द बेस 10 का वैल्यू बताइए, तो क्या होगा, आप बता सकती हैं क्या? या फिर दिव्यम आप? हाँ या ना भी बोल सकते हैं आप लोग। नहीं सर। सर log 100 की वैल्यू तो 2 होती है। अब log 100 टू द पावर 10 इंटू 10 20। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, log 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और फिर ये देखिए एक बेस जो भी पावर होता है ना, वो इसमें आके लग जाता है। ठीक है, तो n log a टू द बेस b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला पावर भी इधर नीचे चला जाएगा और 2 log 10 टू द बेस 10। अब ये दोनों बराबर हो गए। 10 log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए log a माइनस log b की बात करते हैं, अपने पास क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। ठीक है, अगर आपके पास log a इंटू बी का मतलब log a। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही है कि जैसे log a एक्सक्यूज मी माइनस सर। log b, log a अपन b, log a प्लस log b। हाँ बताइए। सर जो log 100 है उसकी वैल्यू 2 होती है, तो जब हमने रेज़ टू पावर 10 कर दिया तो उससे कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा? उस नहीं नहीं, कि रेस की पावर 10 कहाँ किया हूँ, 10 रेस टू द पावर 2 किया हूँ ना, तभी आपका 2 आता है आंसर। ऐसे नहीं आता है। जैसे 100 को 10 रेस टू द पावर 2 किया आपने, ये आके 2 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 देता है। ठीक है। ओके सर। बाकी कुछ चीजें का वैल्यू गिवन होता है log चीजों का। ठीक है, हो गया। ये श्रीन, आपको ये छोटी छोटी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा लॉग का, कि लॉग ए का पावर n है टू द बेस b है। ठीक है, तो काफी सही रहेगा। ओके ठीक सर। है, ओके, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, श्रीन हो गया। दिव्यम? कैटलिस्ट का तो नाम नहीं होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में सुन लिया था। सर आप एक बार रिपीट कर देंगे अभी आपने क्या कहा? हाँ, मैंने बोला अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का नाम तो आपने क्लास 10th में ही सुन लिया था। यस सर। तो कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों को क्या पता है? किसी भी रिएक्शन की वो सर speed कोई बढ़ा भी देता है। रिएक्शन को कैटलिस्ट बहुत तेज कर देता है। एक फास्ट प्रोसेस होता है कैटलिस्ट। ठीक है, आपके पास एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। देखिए अपने पास क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, जो जल्दी रिएक्शन कर देता है। जल्दी रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन होगा वो फास्ट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, और विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज।
कैटलिस्ट खुद केमिकली चेंज नहीं होता, इट जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है, रिएक्शन को जल्दी कैसे करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में सबसे पहले लिखते हैं, तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, ठीक है। कि अ कैटलिस्ट इज अ substance which increases the rate of reaction, which increases the rate of reaction without undergoing any chemical change, without undergoing any permanent chemical change itself। ये खुद केमिकली चेंज नहीं होता परमानेंटली, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एज फॉर एग्जाम्पल 2KClO3 है अपने पास, 2KClO3, ठीक है। इसको हमने इसमें क्या डाल दिया, इसमें मैंने एज अ कैटलिस्ट डाल दिया MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये क्या आपका कैटलिस्ट, ठीक है, 2KCl प्लस 3O2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, रेट जो होता है वो इंक्रीज कर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक्चुअल में ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे करता है, तो इन शॉर्ट मैं बताऊं तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। अभी जो ग्राफ बनाऊंगा उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि ये होता क्या है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इससे लिख लीजिए आप लोग। एक्सक्यूज हो मी गया? सर। यस। सर जैसे इसमें आपने बताया कि वो परमानेंटली चेंज नहीं होता, तो सर इसका मतलब वो टेम्परेरी चेंज उस रिएक्शन में हो जाता है, वो होता है थोड़े मतलब टाइम के लिए। जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ क्या होता है कि ये एक्चुअल में रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता, ठीक है। अगर तो चेंज नहीं होता वो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर वो अपना ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये होता क्या है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर देता है, सॉरी डिक्रीज कर देता है। जो मैंने ये चीज लिखा था, ध्यान दीजिएगा, इधर एक ग्राफ प्लॉट किया था कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इतना है ना, इसको इतना कर देगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रिएक्शन फास्टर होगा कि नहीं, यस सर। बताइए। यस सर। तो वो वाली चीज है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ देके एक और प्लॉट करता हूँ। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। तो दिव्यम इधर देखिए और आप भी देखिए। सबसे पहली बात कि आपका जो कैटलिस्ट है ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, तो ये सारे पॉइंट्स लिखते जाए। इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, in the presence of catalyst,
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन decreases, activation energy of a reaction decreases, and hence rate of reaction increases. बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ, अगर फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा कहीं भी दिक्कत हो तो देखिए यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ग्राफ होगा आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अब देखेंगे हमारे पास क्या आ गया कि ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास रिएक्टेंट और यहाँ पे है आपके पास प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ बनाया हूं मैं, ठीक है, बेसिकली ब्लू कलर से, ये है रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट रिएक्शन पाथ, यहाँ पाथ भी लिखिएगा, सही से लिखिएगा आप लोग, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। और आपके पास अगर मैं ग्रीन वाले से लिख रहा हूं कि अगर कैटलिस्ट मैं इसमें डालता हूं तो देखिए कितना जल्दी प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है इसका है रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। एक चीज और कि ये वाला जो है आपके पास रिएक्टेंट से यहाँ तक, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये जो ये है आपका, ये विदाउट कैटलिस्ट है। क्या है ये? विदाउट कैटलिस्ट है। और वहीं पे ये वाला देखेंगे हम लोग ये, तो ये जो ये है आपका विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। तो आपको साफ ही दिख रहा है कि विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये ग्राफ से समझाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक होगा सब कुछ। श्रेन
यस सर। दिव्यम, यस सर। आप लोगों ने लिख लिया था? सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अभी पूरा नहीं लिखा था आप लोगों ने? नहीं लिख लिया था। मैं दोबारा लिखवा दूं क्या? नहीं लिख लिया था मैंने तो। दिव्यम आपने? यस सर, मेरा भी हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए अपन लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको भी लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले लिखिएगा एक और पॉइंट कैटलिस्ट में, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को भी वो चेंज नहीं करता, वो इफेक्ट नहीं करता गिव्स फ्री एनर्जी पे। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। इसके बाद अपने पास आता है कॉलिजन थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली जब रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उसी के बेस पे है। तो हम सबसे पहले इसमें डिफाइन करेंगे कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग द नंबर ऑफ collision, the number of collision per second per unit volume, per second per unit volume of reaction mixture is known as collision theory, is known as collision theory। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जिसको हम कॉलिजन थ्योरी कहते हैं। यहाँ पे भी एक इक्वेशन दिया गया है कि रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे है आपका जेड ए बी। बेसिकली एक रिएक्शन है अपने पास। ठीक है, इस रिएक्शन को पहले लिखता हूं मैं, ए प्लस बी जो है मिलके एक प्रोडक्ट पी दे रहा है। तो यहाँ पे अपने पास एक रेट इक्वेशन दिया गया है कि रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, ये रिएक्शन इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे जेड ए बी क्या है, ई ए अपॉन आर टी क्या है, इन सारे की वेयर जेड ए बी जो है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, इन सारी चीजों को बात करेंगे। ये लिख लीजिए पहले। हो गया दिव्यम? हाँ सर। चलिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए वेयर। ठीक है, अपने पास जेड ए बी जो है वो क्या है, इट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी।
It is collision frequency of reactants A and B. Reactants A and B का collision frequency है, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो है अपने ये e का पावर माइनस ई अपन आर टी है। बेसिकली ये क्या है, इस पे फोकस करिए। इट इज द fraction of molecules with energies equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये की बात कर रहा हूं। इसे लिख लीजिए। हो गया? हो गया सर। दिव्यम, सर आपने सेकंड लाइन में विद एनर्जीज इक्वल टू ग्रेटर देन ई लिखा है। इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ई है। इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके सर, हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए, कॉलिजन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो कोलाइड करेगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, इम प्रॉपर होगा, तो कोलाइड नहीं करेगा, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में लिख रहा हूं मैं। द प्रॉपर ओरिएंटेशन of reactant molecules leads to bond formation, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वेयर एज improper orientation simply bounce back and or no product formed, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे अपने पास क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन आता है तो मॉलिक्यूल्स लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बनेगा। वेयर एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन सिंपली बाउंस बैक और नो प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लूंगा, पहले ये आप लोग लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल लेकर मैं उससे समझा दूंगा होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? दिव्यम हो गया? सर 1 सेकंड। ओके, श्रेन यस सर। हो गया?
हाँ सर। दिव्यम, यस सर। तो अब मुझे ये समझाना है आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, CH3 और Br है, ठीक है, और इसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। ऊपर वाला प्रॉपर ले लेता हूं मैं और नीचे वाला इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन लेंगे। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब देखिए अपने पास यहाँ क्या आएगा। सबसे पहले इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, CH और ये क्या है, Br है, और OH माइनस यहाँ पे है, ठीक है। तो जब Br निकलेगा तो Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन इसकी, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। जब ये लेके निकलेगा, ये दोनों क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, और ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन करेगा तो Br को निकलने नहीं देगा, बेसिकली ये जा ही नहीं पाएगा यहाँ पे। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो यहाँ पे Br को हम पीछे लिख देते हैं, और CH और H है, और यहाँ पे OH माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अगर इधर निकल भी जाता है तो ये नेगेटिव इधर इस डायरेक्शन में है, ये इजिली इधर से निकल जाएगा, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट इजिली बन जाएगा। Br माइनस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, OH हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, बन जाएगा कि नहीं। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से बॉन्ड और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जबकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कौन से चैप्टर शुरू करते हैं। दिव्यम, आपके कौन कौन से चैप्टर हो गए ऑलमोस्ट? एक तो ये सॉल्यूशन आपके सर सेकंड एंड फोर्थ हो गया। सेकंड एंड फोर्थ हो गया। सॉलिड स्टेट नहीं सर वो नहीं हुआ है, मैंने आपसे आप ही के साथ स्टार्ट किया तो आपने ओके, सेकंड से स्टार्ट। तो ठीक है, ठीक है। तो मतलब सॉलिड स्टेट आप लोगों का नहीं हुआ, मैंने फिर दूसरे बैच में कराया है। सॉलिड स्टेट करेंगे इसके बाद। हो गया, लिखिए आराम से। हम्म। हो गया श्रेन? यस सर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दिव्यम। यस सर। ठीक है, थैंक यू दिव्यम। बाय सर। बाय यस सर हो बाय। गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग थर्सडे में।